नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा निवेशकों का आंदोलन। कई संगठन हैं जिन्होंने सहारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। उनमें एक संगठन है रंग दे बसंती। तो आज हमसे जुड़े हैं रंग दे बसंती के अध्यक्ष इंद्रवर्धन राठौड़ जी। इंद्रवर्धन राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। इंद्रवर्धन जी, पहला ही मेरा प्रश्न है कि गुजरात में जो सहारा इंडिया ने धोखाधड़ी की है, जो निवेशकों से ठगी की है, क्या है मामला और कैसे कैसे ठगी की है और कैसे कैसे धोखाधड़ी की है, उसके बारे में बताइए। गुजरात में निवेशकों को गलत झूठी जानकारी देकर निवेश करवाया गया और आज हालत ये है कि वही पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इस तरह से अलग अलग केस का हवाला देते हुए निवेशकों का भुगतान करने की बजाय उनको धक्के खिलाए जा रहे हैं। रही बात निवेशकों की, तो निवेशकों को सहारा इंडिया की शुरुआत जिस तरह से हुई थी 1987 में आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार आरएनबीसी के तहत सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में उन्होंने निवेशकों से पैसा लेना शुरुआत किया था। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन का हवाला देते हुए जब लोगों से पैसा निवेश करवाया गया, तब लोगों ने भरोसा रखा था कि सहारा इंडिया में पैसा रखना सुरक्षित है क्योंकि ये आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार काम करती है। लेकिन बाद में आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार चल रही सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 30 जून 2015 तक सभी निवेशकों का भुगतान देकर अपना कामकाज बंद करने के लिए रिजर्व बैंक ने सहारा इंडिया को आदेश किया था। यह आदेश पाते ही सहारा इंडिया ने अलग अलग कंपनियां बनाकर, जैसे कि सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, ये तरह की कंपनियां बनाई। उसके साथ साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाकर देश भर की सहारा इंडिया की ऑफिसों में निवेशकों को गलत, झूठी, आधी अधूरी, अर्ध सत्य बातें बताकर निवेश करवाया गया। और पिछले 5 साल से निवेशकों का भुगतान देने की बजाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा सेबी का जो केस चल रहा है उसका हवाला देते हुए निवेशकों का भुगतान करने की बजाय उनको वो जो पैसा है वो अन्य योजनाओं में ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और जो निवेशक ऐसा नहीं करता है उनको धक्के खिलाए जा रहा है। और इस तरह से आज सहारा इंडिया गुजरात भर में आई ऑफिसों में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इंद्रवर्धन जी, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि सहारा जो है कोई कलेक्शन नहीं कर सकता है, और ये जानकारी हमें मिल रही है कि गुजरात में जो है वो अभी भी कलेक्शन हो रहा है सहारा इंडिया में। तो ये क्या मामला है, हमारे दर्शकों को बताइए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 एक्ट के तहत सहारा इंडिया ने 4 सोसाइटियां बनाई थी और वो सोसाइटियों में निवेशकों से निवेश करवाया गया था। लेकिन बाद में निवेशकों को भुगतान देने की बजाय उनके साथ धोखाधड़ी करने के चलते निवेशकों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो न्यू दिल्ली में है उनको शिकायतें भेजी थी। और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन सोसाइटियों को निवेशकों का भुगतान देने के लिए कहा गया था। लेकिन उनकी नोटिसों को गंभीरता से नहीं लेते हुए सहारा इंडिया दल्लड़े से अपने हिसाब से काम कर रही थी। तब सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने ये 4 सोसाइटियों पर रिन्यूअल डिपॉजिट या नया डिपॉजिट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट में
यह मामला गया था और दिल्ली हाईकोर्ट में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों से नया निवेश या डिपॉजिट लेने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो हैदराबाद में रजिस्टर है, उसका मामला तेलंगाना में चल रहा है, जिसका दिल्ली हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है उससे कोई लेना देना नहीं है। सहारा इंडिया ने इस बात का फायदा उठाते हुए नॉट ओनली गुजरात लेकिन आज देश भर में स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो हैदराबाद से रजिस्टर है, उसमें नई नई योजनाएं बनाकर निवेशकों का पैसा आज भी लिया जा रहा है। और जो निवेशकर्ताओं का सहारा क्रेडिट या सहारियन या सहारा क्यूसॉप में जो पैसा है, वो पैसा स्टार्स मल्टीपर्पज की अलग अलग योजनाओं में निवेश करवाया जा रहा है। और इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर और चाहे कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो, उसको दल्लड़ से दरकिनार करते हुए सहारा इंडिया आज भी सहारा इंडिया की ऑफिसों में बैठे हुए बाबू, मैनेजर और अधिकारी निवेशकों को गलत झूठी जानकारी देकर उनका निवेश राशि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की योजनाओं में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये है सच्चाई। इंद्रवर्धन जी, मैं अभी विज्ञापन देख रहा था सहारा का, जो 2018 में सहारा ने लगभग सारे अखबारों में जारी किया था, और उसमें ये बोला कि जब निवेशक पैसे मांग रहे थे कि एम्बार्गो लगा हुआ है, हम कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो जब इतने लगभग देश के सारे अखबारों में सहारा इंडिया ने विज्ञापन जारी किया कि एम्बार्गो लगने की वजह से हम कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये कलेक्शन हो रहा है, इस पे सरकार से भी या सुप्रीम कोर्ट की निगाह क्यों नहीं जा रही है? सहारा इंडिया आज भी ऑफिस खोलकर बैठा है और दल्लड़ से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार में बैठे मोदी सरकार के मंत्री जिम्मेदार है। अगर एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि निवेशकों को गलत झूठी जानकारी देकर आपने सेबी के नियम जो थे उसको परमिशन लिए बगैर निवेशकों से आपने पैसा कलेक्ट किया था, वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन सेबी के ऑर्डर के अनुसार आपने निवेशकों का भुगतान नहीं दिया है, इसलिए अब आप 24,000 करोड़ रुपया सेबी में जमा करें, सेबी वो निवेशकों का भुगतान करेगी। जब इतना मामला 2012 में ही देश के सामने आ जाने के बाद भी सहारा इंडिया अलग अलग कंपनियां और सोसाइटी बनाकर निवेशकों से भुगतान ले रही थी, तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार आगे बढ़कर सहारा इंडिया की ऑफिसों को सील करके सीबीआई इंक्वायरी करके निवेशकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोक सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है और इसके लिए साफ साफ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। इंद्रवर्धन जी, आप गुजरात से हैं, और जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये माना जाता था कि सुब्रत राय जो सहारा के चेयरमैन है, उनके बड़े अच्छे संबंध थे नरेंद्र मोदी से। तो वो संबंध जो नरेंद्र मोदी से थे गुजरात में, कहीं उन संबंधों की वजह से ही तो आज सरकार का जो संरक्षण है सुब्रत राय को मिल रहा है, कहीं वही कारण तो नहीं? और क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह रही है गुजरात में, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सहारा इंडिया के सुब्रत रॉय अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए और फैलाने के लिए देश भर के जो सत्ताधारी पक्ष के, चाहे वो सीएम हो या बड़े बड़े नेता हो, उनको सहारा इंडिया ने कुछ पैसा दिया हुआ है। और ये जो पैसा दिया है वो 2016 में इनकम टैक्स ने जो सहारा इंडिया की नोएडा ऑफिस में जो रेड की थी, उसमें कुछ कागज मिले थे। उसमें ये साफ तौर पर यह इनकम टैक्स का दावा था कि ये जो कागज है तो वो इस तरह से दिखा रहे हैं। लेकिन बाद में यह मामला पता नहीं किस वजह से ये मामला ठंडा बस्ते में चला गया था।
रही बात आपने बताया गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जो अब भारत के प्रधानमंत्री है, उनके और सहारा ग्रुप के अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को वाइब्रंट गुजरात के तहत गुजरात में बिजनेस करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके चलते सहारा इंडिया ग्रुप ने भी वाइब्रंट गुजरात 2005 और 2007 में गुजरात सरकार से एमओयू किया था कि गुजरात के जो भी बड़े बड़े शहर है, जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, आणंद, उसमें सहारा सिटी होम्स नामक टाउनशिप बनाएंगे और इस तरह से सहारा इंडिया ग्रुप गुजरात में निवेश करेगी। और जिसके चलते मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काफी अच्छा सहयोग दिया सहारा इंडिया को। आपको याद होगा कि 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले रहे थे, तब सबसे पहले सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय उनको बधाई देने के लिए पहुंचे थे। आज जो देश भर में जो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री और सुब्रत रॉय का जो फोटो वायरल हो रहा है, वो 2012 के शपथ विधि का फोटो है। और ये जो सहारा इंडिया और नरेंद्र मोदी जी के जो संबंध है वो इतने पुराने हैं, क्योंकि इंद्रवर्धन जी जो गुजरात में हाँ जी जी बताइए। गुजरात में सहारा इंडिया की पेठ जो थी वो 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, तब सहारा इंडिया ग्रुप ने अपने सामाजिक दायित्व को स्वीकार करते हुए कच्छ जिले के भीमासर गांव को उन्होंने रीडेवलप करके वहाँ के जो रहवासी थे उनको ये पूरा गांव उन्होंने मकान बना के दिए थे। और तब से सहारा इंडिया गुजरात के साथ उनका एक नाता रहा है, और यही नाता आज नरेंद्र भाई मोदी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ते को निभा रहे हैं, क्योंकि देश भर में आप देख रहे हो कि छोटी छोटी बातों पर ईडी की रेड हो जाती है, सीबीआई की रेड हो जाती है, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। तब सहारा इंडिया ग्रुप द्वारा जिस तरह से देश भर में निवेशकों के साथ अलग अलग कंपनी सोसाइटियों के माध्यम से धोखाधड़ी हो रही है, फिर भी केंद्र सरकार की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड नहीं हो रही है, ये सचमुच सोचने वाली बात है। तो सहारा जो है सुब्रत राय गुजरात में जो सहारा शहर बसा रहे थे, जैसे आपने टाउनशिप की बात की, तो क्या स्थिति है? क्या और जगह की तरह गुजरात की स्थिति भी तो नहीं है कि सब कुछ हवा में ही चल रहा था? गुजरात में उन्होंने जमीन परचेस कर दी थी और एक जगह अहमदाबाद में उनको टाउनशिप बनाने की परमिशन भी मिल गई थी और कुछ बांधकाम भी हुआ था। अहमदाबाद के बोपल के पास ये जमीन थी और एक बार मैं खुद वहां पर विजिट करके आया था, वहां पर बांधकाम हो रहा था, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो रहा था। उसके अलावा पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में भी जमीन परचेस कर दी गई थी, लेकिन चूंकि ये जो जमीनें थी वो एग्रीकल्चरल लैंड थी, जिसको टाउनशिप बनाने के लिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफर करना जरूरी था। कुछ जगह पर उनको परमिशन मिल गई थी, लेकिन वडोदरा में उनको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की परमिशन नहीं मिली थी। राजकोट में जैसे आपको पता होगा कि उनको जो परमिशन नहीं मिलने के चलते राजकोट कलेक्टर ने ये जो जमीन थी वो श्री सरकार कर दी थी, यानी कि खालसा करके सहारा इंडिया के नाम की बजाय सरकार के नाम कर दी थी। लेकिन बाद में राजकोट कलेक्टर के द्वारा ये जो कार्य किया गया था, ऑर्डर किया गया था, उसको गांधीनगर में जो कुछ भी मामला चला और उसके बाद राजकोट कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया गया था और ये जमीन वापस सहारा इंडिया के नाम पर कर दी गई थी।
और आज मामला ये बन रहा है कि वो जो जमीन है उस पर कहीं पर भी सहारा सिटी होम्स टाउनशिप नहीं बनी है। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर एक जीआईडीसी बन गई है, यानी कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में वहां पर रेसिडेंटल जोन के टाउनशिप बनाने का जो प्लानिंग था, उसके बजाय वहां पर जीआईडीसी बन गई है। वहां पर औद्योगिक हेतु फेर किया गया है। और यहाँ के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह आरोप भी लगाया है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने सहारा इंडिया से मिली भगत करते हुए ये जो जमीन है उसका हेतु फेर करते हुए सहारा इंडिया को लाभ पहुंचाया है। इस तरह का आरोप भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किया हुआ है। तो ये हालत है सहारा इंडिया की गुजरात में आई जमीनों में टाउनशिप बनाने के नाम पर आज तक एक भी जगह पर टाउनशिप नहीं बनी है। इंद्रवर्धन जी, जो सेबी के पास सहारा का पैसा है, सहारा तो दावा करता है कि मेरा 25,000 करोड़ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 70,000 करोड़ तो सेबी के पास पैसा सहारा का है ही। तो सही वो बात। पैसा जो है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि सुब्रत राय दावा कर रहे हैं कि भाई सेबी से पैसा मिलेगा, हम निवेशकों को दे देंगे। कि सुब्रत राय की नीयत पे तो कोई भरोसा नहीं है। जैसे सेबी ने ये बोला है कि उसका कोई सबूत नहीं दे पाए हैं निवेशकों को, लिस्ट नहीं दे पाए सुब्रत राय, इसलिए वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल स्टार्ट में इस समय जो फार्म भरे जा रहे हैं और जो निवेशक अपने दस्तावेज सेंट्रल स्टार्ट को भेज रहे हैं, जो सहकारिता मंत्रालय है, जो अभी अमित शाह के जो गृह मंत्री उनके अंडर में आता है, तो अब तो प्रमाण भी जो है निवेशकों के सेंट्रल स्टार्ट के पास पहुंच रहे हैं। वो सेंट्रल स्टार्ट भी स्वीकार भी कर रहा है कि हमारे पास में 1 लाख से ऊपर जो है फार्म आ चुके हैं। तो सेबी के पास जो सहारा का पैसा है, अब वो सरकार जो है उस पैसे को निवेशकों को क्यों नहीं दिलवा पा रही है? क्या पेच है, क्या घाल मेल है? या जो निवेशक आज सहारा इंडिया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें सेबी से वो पैसा नहीं मांगना चाहिए कि भाई ठीक है सहारा को न दिया जाए, क्योंकि सुब्रत राय की नीयत पे भरोसा नहीं है लोगों को, तो वही पैसा जो है निवेशकों के खाते में क्यों नहीं डाल दिया जाए? इस पर क्या कहेंगे आप? आपने ये जो सारे सवाल किए हैं और अभी जो ये मामला है उस पे कानूनी तौर पर देखा जाए तो 31 अगस्त 2012 का जो ऑर्डर हुआ था उसमें सहारा इंडिया की 2 कंपनियों के निवेशकों के भुगतान की बात हो रही थी, न कि सहारा क्रेडिट, सहारा क्यूसोप या कोई अन्य कंपनी सोसाइटियों के निवेशकों की बात हो रही थी। सेबी के पास जो भी पैसा आया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों का भुगतान करने के लिए वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सहारा इंडिया ने जमा किया है। तो वो पैसे से सिर्फ और सिर्फ ये 2 कंपनियों के निवेशकों का ही भुगतान होगा। अगर ये 2 कंपनियों के निवेशक सेबी में अपने साक्ष्य के साथ, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ सेबी में अप्लाई करता है, तो सेबी उनको उनकी निवेश राशि जो है वो जिस डेट को उन्होंने निवेश किया था तब से लेके जिस दिन भुगतान करेगी तब तक का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। अब बात ये आ जाती है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सोसाइटियों के निवेशक है उन्होंने जो अप्लाई किया है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया की ऑफिस से निवेशकों को मिलेगा, या तो फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन या केंद्र सरकार वो पैसा सहारा से निवेशकों को दिलवा सकती है। सेबी में जमा 15,000 करोड़ या 24,000 करोड़ या जितना भी पैसा जमा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी है उसके निवेशकों का भुगतान होगा। उसके अलावा सहारा इंडिया की कोई भी सोसाइटी या कंपनी के निवेशकों को भुगतान नहीं होगा। यह बात सुब्रत रॉय को भली भांति पता है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च अदालत का आदेश आने के बाद 4 मार्च 2014 को उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। उसके बावजूद भी 2.25 साल तक तिहाड़ जेल में बैठे रहने के बावजूद भी उन्होंने एक भी रुपया सेबी के अकाउंट में जमा नहीं किया था, क्योंकि उनको पता है
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो भी पैसा सेबी के सहारा सेबी अकाउंट में जमा होगा उसका एक भी रुपया सहारा इंडिया को वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए उन्होंने वो पैसा जमा नहीं किया था। इंद्रवर्धन रही बात जी, एम्बार्गो की, तो एम्बार्गो यानी क्या? एम्बार्गो यानी कि ये है कि सहारा इंडिया द्वारा जो भी संपत्ति असेट अगर बेची जाती है तो वो पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा, और वो संपत्ति जो सहारा इंडिया ने सेबी को डिटेल्स दिया है वो संपत्ति बेची जाती है तो वो पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा। लेकिन सहारा इंडिया ने अपने अधिकारियों के नाम से बहुत जगह पर निवेश किया है, तो वो निवेश वो चोरी छुपी से बेच रही है और वो जो पैसा आ रहा है उससे अपना काम कर रही है। तो इंद्रवर्धन ये मामला है इंद्रवर्धन जी, सहारा से भी अकाउंट का। मैं आपको बीच में रोक के ये पूछना चाहूंगा कि दो कंपनियों के नाम पर आप सारा की और संपत्ति को बेच के पैसा आप सुब्रत राय से मांग सकते हैं। जैसे सारा इंडिया की संपत्ति हो या आपकी मीडिया की हो या दूसरे जो उन्होंने कंपनियां खोली हमारा इंडिया जो भी है उनकी हो, उसमें से उन दो कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी के नाम पर आप सारा की दूसरी संपत्ति बेच के पैसा मांग सकते हैं। लेकिन दूसरी जो कंपनियां हैं जिनमें जो निवेशक हैं उन निवेशकों को जो सेबी के पास पैसा गया हुआ है वो सेबी पैसा नहीं दे सकती है। ये बात तो मेरी समझ में आ नहीं रही है। सहारा इंडिया की जो दो कंपनियों ने निवेशकों से पैसा लिया था वो पैसा उन्होंने सहारा की अन्य योजनाओं में अन्य कंपनियों में निवेश किया था, चाहे वो सहारा क्यूसोप हो या कोई अलग अलग कंपनियां हैं उसमें उन्होंने निवेश किया था। तो जो भी निवेश किया था वो सारे निवेश को सेबी ने एम्बार्गो लगाया हुआ है कि आपने, क्योंकि ये जो दो कंपनियों का पैसा लिया था वो आपने इस कंपनी में जमा किया है, तो वो पैसा या तो आप वापस लाओ और जमा करो, या तो फिर वो कंपनी की जो भी असेट है वो बेचकर भी हम ये पैसा जमा करना पड़ेगा। रही बात, जैसे आपने बताया कि सहारा इंडिया ने जो पैसा सेबी में जमा किया है वो अन्य कंपनी या सोसाइटी का है, ये आप कह रहे हो, लेकिन सुब्रत रॉय तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं पर भी नहीं कह रहा है कि ये पैसा सहारा क्रेडिट का है या सहारा क्यूशोप का है। ये कानूनी मुद्दा ये है कि अगर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने जो पैसा निवेशकों से लिया है तो वो उन्होंने कहां कहां निवेश किया है उसका बैलेंस शीट से जांच करनी चाहिए। और जांच में ये भी है एक कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने करीबन करीबन 2,500 करोड़ रुपया सुब्रत रॉय को एज ए एडवांस दिया है और वो पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा हुआ है। बहुत सारा पैसा सहारा क्रेडिट ने एमबी वैली लिमिटेड में निवेश किया है। अब चूंकि एमबी वैली लिमिटेड सेबी के दायरे में आ गया है तो एमबी वैली लिमिटेड का कोई भी पोर्शन अगर बेचा जाता है तो वो पैसा सहारा सेबी अकाउंट में ही जमा करना पड़ेगा। तो ये सारे कानूनी मुद्दे होने के चलते आज सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय जो धोखाधड़ी निवेशकों के साथ करना चाहता था वो खुद इस धोखाधड़ी में फंस चुका है, और उसके चलते केंद्र सरकार को आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंद्रवर्धन जी, बड़ा पेच है इसमें निवेशकों को पैसा मिलने में। ये माना जा रहा है कि सुब्रत राय की सहारा की संपत्ति बेच के निवेशकों को पैसा दिया जाए, लेकिन सहारा सेबी का जो केस है उसमें ये मामला है कि सहारा की जो भी संपत्ति बिकेगी वो पैसा सीधा सहारा सेबी के खाते में जाएगा, और सहारा सेबी के जरूर। खाते में जो पैसा जाएगा वो दो कंपनियों का है, सारा रियल एस्टेट कंपनी कॉर्पोरेशन और सारा हाउसिंग जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो जब वो पैसा दो कंपनियों के निवेशकों को जाएगा तो वो जो निवेशक आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जमाकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिन्हें उम्मीद है कि सरकार हमें पैसा दिलवाएगी, तो उन निवेशकों को पैसा मिलेगा कैसे? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए।
आज जो निवेशक है वो सोसाइटी, जो 4 सोसाइटी बनी है उसके निवेशक है, या तो फिर सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के निवेशक है। उनका पैसा सहारा इंडिया की ऑफिस से ही सुब्रत रॉय को और उनके सहारा के डायरेक्टरों को ही करना पड़ेगा, और उसके लिए केंद्र सरकार आगे आकर निवेशकों के हित की रक्षा के लिए वो सहारा इंडिया पर कार्रवाई करके निवेशकों का भुगतान दिलवा सकती है। रही इंद्रवर्धन, बात निवेशकों की, तो निवेशक उनके साथ हो रही धोखाधड़ी के चलते वो पुलिस में कंप्लेंट करके धोखाधड़ी की एफआईआर करवा सकते हैं, कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, और इस तरह से अपना भुगतान वापस ले सकते हैं। क्योंकि जहां जहां एफआईआर होती है तो उस राज्य का एक अलग से कानून बनता है। जैसे गुजरात में है जीपीआईडी एक्ट, यानी कि गुजरात प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर। तो निवेशकों के हित के लिए जो कानून बना है उसके तहत जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें न सिर्फ कंपनी सोसाइटी की, लेकिन उसमें जो आरोपी सहारा के अधिकारी है उनकी भी निजी संपत्ति सीज की जा सकती है। और अगर सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो वो संपत्ति को नीलाम करके वो जो पैसा आएगा उसमें से निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। ऐसा ये प्रावधान है। इंद्रवर्धन, इसलिए मेरी इंद्रवर्धन निवेशकों से ज्यादा ये इंद्रवर्धन सादर जी, अपील है। प्रश्न तो यही हो रहा है कि जो भी सहारा की संपत्ति नीलाम होगी, जो पैसा आएगा वो सहारा सेवी के खाते में जाएगा, और सारा से और संपत्ति बेचने के अलावा और कोई निवेशकों का पैसा दिलवाने का इस समय चारा केंद्र सरकार के पास में है नहीं। तो जो संपत्ति बेचकर जो पैसा आएगा वो सारा सेवी के खाते में जाएगा, और सारा मेरा भी पहले भी यही प्रश्न था, वो दो कंपनियों के निवेशकों को मिल सकता है। तो और तो उन निवेशकों को ठीक कार्रवाई हो जाएगी, अधिकारी सुब्रत राय भी, निदेशक भी जेल चले जाएंगे। लेकिन वो जो पैसा है जो निवेशकों को मिलना चाहिए उसमें से, वो पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ पर दो पेशों की बात हो रही है। एक, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सहारा से भी अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वो पैसे का क्या होगा, और दूसरा, आज जो निवेशकों से जो पैसा लिया था सहारा इंडिया ने, तो उसका भुगतान सहारा इंडिया से निवेशकों को कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो पैसा सहारा सेबी अकाउंट में सेबी में जो जमा कर रहा है उसका सेबी जो दो कंपनियों के निवेशकर्ता उनके पास आएंगे उनका 15% ब्याज के साथ भुगतान करेगी, और उसके बाद जो भी पैसा बचा है वो इस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसा जमा हो जाएगा। वो पैसा एक भी रुपया सहारा इंडिया को वापस नहीं मिलेगा। ये मैं अपने निवेशकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को ये सादर अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप वो 31 अगस्त 2012 का जो भी जजमेंट है उसको पूरी तरीके से ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको उतना समझ में नहीं आता है तो आप किसी वकील से ये वो जजमेंट पढ़वा के समझिए। क्योंकि सहारा इंडिया आज लोगों को यह गलत झूठी जानकारी दे रहा है कि सेबी में हमारा जो पैसा है वो जल्द से जल्द हमारा पैसा वो वापस आने वाला है और वो पैसे से हम सब लोगों का भुगतान कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सहारा सेबी अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है वो सहारा इंडिया को कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ठीक, इंद्रवर्धन, ये बात हो गई सहारा सेबी अकाउंट की। और रही बात निवेशकों की, तो निवेशकों को भुगतान के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस में धोखाधड़ी की एफआईआर करवानी पड़ेगी, कोर्ट में केस करवाना पड़ेगा, और केंद्र सरकार से अपनी मांग रखनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया से उनका भुगतान वापस दिलाए। सुब्रत राय जो है लिखित में लगातार एक नोट अपना सर्कुलर जारी कर रहे हैं से कि सेबी से जो पैसा आएगा उसका हम निवेशकों को भुगतान करेंगे। तो क्या ये सर्कुलर सेबी सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है? ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी अवहेलना है। इस बारे में क्या कहेंगे? सुब्रत रॉय के द्वारा जो भी सर्कुलर
निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है वो साफ साफ सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी है। एक तरह की धोखाधड़ी है निवेशकों के साथ। गलत झूठी आश्वासन देना या गलत वादा करना भी एक प्रकार से क्राइम ही है। और आप जिस तरह से बता रहे हो कि सेबी या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्यों संज्ञान में नहीं ले रहा है, तो मेरा मानना ये है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में वो जो 31 अगस्त 2012 का ऑर्डर जो हुआ था, वो जो पैसा सहारा इंडिया ने अभी तक जमा नहीं किया था, उसमें सेबी ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुका है। जिस दिन वो सारी बातों का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर चलेगा, तब 31 अगस्त 2012 से लेकर आज तक सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया ग्रुप ने जो कुछ भी किया है वो पूरा कच्चा चिट्ठा सेबी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। और उस दिन सुब्रत रॉय उनके जो भी बाकी के लोग हैं वो तिहाड़ जेल जाना निश्चित है। इंद्रवर्धन जी, अब अंत में ये बताइए निवेशकों से कि उनका पैसा मिलेगा कैसे? अगर सही और सच्ची बात करूं तो अगर आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, पुण्य के काम किए होंगे, तो इस जन्म में आपका जो सहारा में निवेश किया है वो पैसा मिल सकता है। अन्यथा मुझे नहीं लग रहा है कि आज के तारीख में सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान करने के लिए राजी है या उनकी नीयत है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं से ये सादर अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा कानून का सहारा लेते हुए सहारा इंडिया के अधिकारियों सुब्रत रॉय पर कार्रवाई करें, तभी आपका पैसा मिल सकता है। अन्यथा दिसंबर 2023 के बाद 1 जनवरी 2024 के बाद आपका निवेश पैसा सहारा इंडिया से मिलना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है। इंद्रवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।